नमो नमः। गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग जो मॉक टेस्ट है उसका 18वां भाग है। इससे पहले हम 17 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं या वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो ये हमारी सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो सीरीज़ है वैसे हमने वेद के ऊपर डिटेल से बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन इसलिए जो वीडियो है कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसलिए हमने आज के वीडियो में कुछ और मटेरियल चेंज करके बनाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को सुझाव होगा तो सभी वेदों को भी हम एक एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। वैसे आज जैसे टेलीग्राम से सूचित किया गया था साथियों को कि ऋग्वेद पर होगा, लेकिन किसी कारणवश वो जो मटेरियल है हमारा पीडीएफ मटेरियल जो होता है वीडियो से पहले तैयार करने के लिए वो नहीं कंप्लीट हो पाया, इसलिए आज की वीडियो है वो ऋग्वेद पर नहीं होगी। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज की वीडियो जो है थोड़ा अलग है। जैसे संस्कृत के हम परिचय के बारे में हम थोड़ा डिटेल में कर लेंगे उसके बारे में। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न है हमारा, व्यक्तावाची वर्णाम ये शाम त इमे व्यक्तवाचा है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। व्यक्तावाची वर्णा ये शाम ते इमे व्यक्तवाचा है, ये जो परिभाषा है किस विद्वान ने दी है। भरतमुनि, सायण, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को हम लिखते हुए 1 2 3 4 कर लेंगे या ABCD हम इसको मार्क कर सकते हैं आंसर करते हुए। और देखो अगर आप जो डिटेल वीडियो चाहते हैं, जैसे आज हमने प्रयास किया था ऋग्वेद लेकिन वो नहीं हो पाया कैसे भी, तो अगर ऐसी आप वीडियो चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हमने सांख्य, वेदांत, व्याकरण और साहित्य को कवर किया है, तो आप अपने सुझाव जो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर हम चाहते हैं। एक दूसरा जो अगर हम सोच रहे हैं कि जैसे कि एक डिटेल्ड वीडियो हो कोई भी बुक्स के ऊपर, हर एक बुक्स को एक एक करके कवर किया जाए, तो उस हिसाब से भी उसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा मॉक टेस्ट के अलावा, कि कोई डिटेल वीडियो आए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि व्यक्तावाची वर्णा ये शाम तई में व्यक्तवाच है। तो ये किसकी परिभाषा, ये है महाभाष्यकार पतंजलि जी की परिभाषा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्यक्तावाची वर्णा ये शाम तई में व्यक्तवाच है, ये किसकी परिभाषा है, पतंजलि जी की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है वह क्या कहलाते हैं। उनमें से कोई नहीं, स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु जो है वो घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म, या इनमें से कोई नहीं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु जो घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है तो उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा ऊष्म। और वो कौन कौन से हैं, श, श, श और है, ये जो चार हैं ये है ऊष्म वर्ण। अगर हम इसके अलावा जो चार अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण की बात करें तो वो होते हैं य, र, ल और व। और अगर स्पर्श वर्ण की बात करें, इनको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। तो ये है कुल 25, जिसमें हमारे 5 वर्ग हैं क, च, ट, त और प। इस तरह से जो 5 वर्ग होते हैं हमारे कुचु टू तुपु, ये जो इनको काद्यो मावसाना भी, उदित वर्ण भी, और इस तरह से स्पर्श वर्ण भी। तो ये हमारे कुल 25 हैं। अंतस्थ 4 हैं, ये लव है, और ऊष्म जो है वो 4 हैं, श श श है। तो हमारा यहाँ पर पूछा गया कि मुख की वायु जो घर्षण पूर्वक बाहर निकलते होते हैं ऊष्म। और अंतस्थ कौन से होते हैं, जिनमें जो है उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही था। गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए धन संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए और यश के लिए। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कैसा कर्म करना चाहिए, धन संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए या यश के लिए। तो गीता के अनुसार जो कर्मयोगी को कैसा कर्म करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, लोक संग्रह के लिए। बाण भट्ट कृत हर्षरित है, आख्यायिका, चंपू, उपन्यासिका या कथा। देखिए कई पर्सन जो है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो हमारी रिवीजन के लिए ज़रूरी भी हैं। और जैसा हम डिटेल्ड वीडियो अगर हमने पहले बनाई है साथियों के लिए साहित्य या व्याकरण की, तो उनमें आपको कैसी लगी उसका भी आप एक बार उनसे, जैसे डिटेल वीडियो आप किसी टॉपिक से चाहते हैं, चाहे काव्य है, साहित्य है, दर्शन है, कुछ भी है, तो हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हम हर वीडियो डिटेल से अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हो।
तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट जी की रचना है, तो ये हमारा यहीं पर कवर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये क्या है, आख्यायिका है, यहाँ पर ए ऑप्शन है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी प्रश्न को कवर किया था और इसमें साथ साथ हमने बताया था आपको कि हर्षचरित के अंदर 8 उच्छ्वास हैं, उच्छ्वासों में ये विभाजित है और ये बाणभट्ट जी की रचना है। इनकी दूसरी रचना है कादम्बरी, जो एक कथा है और इसमें इन्होंने बाण ने अपने वंश का ऐतिहासिक वर्णन किया, जैसे कुबेर, पशुपति, अर्थपति, चित्रभानु और बाण, जो बहुत बार पूछा जाता है, आप उसको नोट कर सकते हैं। कुबेर, पशुपति, अर्थपति, चित्रभानु और बाण, इस तरह से इन्होंने अपने वंश का ऐतिहासिक वर्णन इसके अंदर किया है, जो कई बार पूछा जा चुका है पहले प्रश्नों में। तो यहाँ पर हमारा जो बाणभट्ट कृत जो हर्षचरित है वो क्या है, एक आख्यायिका है। संस्कृत भाषा है प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक। संस्कृत भाषा है वो एक कैसी भाषा है, प्रश्लिष्ट योगात्मक है, अयोगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक है या अश्लिष्ट योगात्मक है। संस्कृत जो है वो कैसी भाषा है, वो श्लिष्ट योगात्मक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, श्लिष्ट योगात्मक। मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन है श्वेतरक्षति, यशः प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश या सद्यः परिनिवृत्ति। मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन किसको कहा है इन्होंने, श्वेतरक्षति, यश प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश या सद्यः परिनिवृत्ति। तो मम्मट के अनुसार काव्य का जो प्रधान प्रयोजन है वो माना उन्होंने कांता सम्मित उपदेश। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कांता सम्मित उपदेश। अपभ्रंश है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा, द्राविड़ परिवार की भाषा या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, नवीन भारतीय आर्य भाषा है, द्राविड़ परिवार की भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। जैसा कि साथ मैं आपको बता चुका हूँ, कई साथियों का आज क्वेश्चन भी था टेलीग्राम पर, चैनल पर भी, कि वीडियो किससे रिलेटेड होगी, तो वो ऋग्वेद पर बनाने का प्रयास था आज, लेकिन कई बार कुछ व्यक्तिगत भी कार्य होते हैं साथ में, तो वो जो एक मटेरियल तैयार करना होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिस कारण से हम ऋग्वेद पर वीडियो नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों का रूटीन ना छूटे, इसके लिए आपके लिए जो जितना भी मटेरियल हो उसका तुरंत, तो उसी के अनुसार हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो अपभ्रंश है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उपकृतम बहुतत्र की मुच्यते, यह आदि उदाहरण किससे संबंध है, ऐसलक्ष्य ध्वनि, लक्षणा, चित्रकाव्य या तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ये जो उदाहरण है वो किससे संबंधित है, ऐसलक्ष्य ध्वनि से, लक्षणा से, चित्रकाव्य से या तिरस्कृत वाच्य ध्वनि से। उपकृतम बहुतत्र की मुच्यते, सुजनता बहुधा प्रस्तापरम, कुछ इस तरह से है ये। कंप्लीट जो है वो ध्यान नहीं आ रहा है एकदम से मेरे, तो ये जो है वो उदाहरण किससे संबंध है, ऐसलक्ष्य ध्वनि से है, सुजनता प्रस्ता बहुताम परम, कुछ इस तरह से है ये कंप्लीट जो श्लोक है। जिस साथियों याद है वो कंठस्थ है वो उसको लिखे, मेरे जो पूरा ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो उदाहरण किससे संबंधित है, ऐसलक्ष्य ध्वनि से, लक्षणा से, चित्रकाव्य से या तिरस्कृत वाच्य ध्वनि से। तो यहाँ पर हमारा आंसर है तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा सही है, तिरस्कृत वाच्य ध्वनि से। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है पुरुषेकत्व, प्रकृति पुरुषैक्य, प्रकृति पुरुष विवेक और प्रकृति बहुत्व। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है, देखिए हमने लास्ट वीडियो जो है 3 से 4 पार्ट हमने सांख्य से संबंधित ही किए हैं, तो इसके लिए हम डिटेल से मैक्सिमम इसको कवर कर चुके हैं। फिर भी जैसे जैसे अगर आगे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आएगा या इसके लिए हरियाणा पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए होगा, तो इसके लिए 1-2 पार्ट अगर और तैयार हो जाता है मटेरियल जैसे साथ साथ ही, तो उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कुछ अगर बच गया है उसके अंदर तो उसको भी कवर किया जाए अच्छे से। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत हमसे पूछा गया है। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें या सांख्य कार्य का जो मूल है उसमें, तो उसमें हमें पता है जो सांख्य जो हो तत्व प्रधान दर्शन है, इसमें तत्वों पर सूक्ष्म विस्तार से विचार किया गया है। सांख्य कारिका में अगर बात करें हम, इसमें कुल 25 तत्व माने गए हैं, इन जिनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हो, केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति उभयरूप और नय प्रकृति नय विकृति अनुभयरूप। तो इस तरह से जो सांख्य का मूल सिद्धांत है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा प्रकृति पुरुष विवेक। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है, प्रकृति पुरुष विवेक।
शरीरे अरिहि प्रहरति हृदय सौजनस तथा सूक्ति का स्रोत है नीति शतक, प्रतिमा नाटक, उत्तर रामचरित या नल चंपू। शरीरे अरिहि प्रहरति हृदय सौजनस तथा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रतिमा नाटक। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर जो चारों मूल हैं, जो ये हमारे मुख्य हैं, नीति शतक, उत्तर रामचरित, नल चंपू और प्रतिमा नाटक, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको लिखना है नीति शतक के बारे में, किसकी रचना है, क्या है इसके अंदर, उत्तर रामचरित किसकी रचना है, क्या वृत्तांत है, कहाँ से मूल है, और ऐसे ही नल चंपू। आपको इन चारों के बारे में, प्रतिमा नाटक, इन सभी के बारे में किसकी रचनाएं हैं, क्या वृत्तांत है, कि कहाँ से उद्धृत है, इस तरह से आपको पूरा डिटेल से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था शरीरे अरिहि प्रहरति हृदय सौजन्य तथा सूक्ति का स्रोत है, तो वो है प्रतिमा नाटक। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही था, प्रतिमा नाटक। यतस्य निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है, षष्ठी सप्तमी, पंचमी सप्तमी, प्रथमा तृतीया या चतुर्थी द्वितीया। यतस्य निर्धारणम से किन विभक्तियों का विधायक है ये सूत्र। यतश्च निर्धारणम जो सूत्र है वो किन विभक्तियों का विधायक है, तो वो है षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ए सही है, षष्ठी और सप्तमी। अगर हम यतश्च निर्धारणम की बात करें तो इसमें क्या होता है, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम यतस्थ षष्ठी सप्तम्योस्त है, कि जाति गुण क्रिया व संज्ञा के द्वारा, गुण क्रिया व संज्ञा के द्वारा समुदाय में से एक अवयव का निर्धारण करने पर जहाँ से निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अगर सबसे पहले जाति है, जाति के द्वारा जैसे नराणाम या नरेशु द्विज श्रेष्ठ है, कि नरों में जो है वो द्विज श्रेष्ठ है, वहाँ पर नराणाम या नरेशु। प्राणी नाम प्राणीसु मानव श्रेष्ठ है, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। और गुण गवाम गोसु कृष्णा भोग शीरा, की गायों में जो है काली ज़्यादा दूध देती है, गवाम या गोसु कृष्णा बहुक शीरा। और क्रिया के लिए वहाँ पर जैसे हम गच्छताम या गच्छत्सु धावन शीघ्र है, कि चलने वालों में दौड़ने वाला तेज है, या अधोगानाम अधोगेशु धावन है शीघ्रतम है, इस तरह से चलने वालों में दौड़ने वालों में तेज है। और संज्ञा के द्वारा कैसे होगा, छात्राणाम या छात्रेषु मैत्र है पटु, छात्रों में क्या है मैत्र चतुर है। इस तरह से यहाँ पर जाति गुण क्रिया और संज्ञा के मैंने चारों उदाहरण आपको बता दिए। अगर आप साथ में चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं उनको, या बाद में देख सकते हैं आप उसको एक बार ध्यान से सुनने के लिए। लेकिन इसमें एक बार सुन लें, आपको जाति गुण क्रिया व संज्ञा के द्वारा समुदाय में से एक अवयव का निर्धारण करने पर जहाँ से निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो यतश्च निर्धारणम जो सूत्र है वो किन विभक्तियों का विधायक है, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध है। इनमें से जो कौन सा महाकाव्य है जो 20 सर्गों में है, भट्टी काव्य है, जानकी हरण, शिशुपाल वध और सौंदरनंद। तो यहाँ पर 20 सर्ग में कौन सा महाकाव्य है, तो यहाँ पर जैसे हम अगर बृहत्तरी की बात करें तो हमें सीधा यहाँ से ध्यान आ जाता है कि 18, 20 और 22। तो शिशुपाल वध जो है उसके अंदर कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। तो हमसे 20 सर्ग का पूछा गया, तो वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, शिशुपाल वध। और बाकी आपको भट्टी काव्य, जानकी हरण और सौंदरनंद, इनमें कितने क्या हैं वो आप बताएंगे डिटेल से। देखो जो भी क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ मैं, वैसे साथी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो आंसर नहीं हो पाते कहीं ना कहीं उनको मैं बाद में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही जवाब दे देते हैं, या कई बार हमने जैसे टेलीग्राम चैनल के अंदर जवाब दे देते हैं, या फिर आपको इंस्टा स्टोरी के अंदर आपको वो क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाते हैं। तो इसलिए साथी जो आंसर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उनका आंसर जानने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसे कैसा छोड़ दें, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम वहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, या दूसरे साथी जो लिख रहे हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम लाइक कर सकते हैं। जो साथी अच्छा आंसर करें उनको भी लाइक करें। मैं बार बार कहता हूँ इससे एक पॉजिटिविटी आती है एक साथियों में आपस में। जैसे हमने एक दो बार जब साथी अभी आंसर जो है शुरू में एक दो आ रहे थे, लेकिन अब बहुत साथी जो है वो क्वेश्चंस के आंसर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहें, अच्छा लिखें और देवनागरी लिपि का प्रयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो हमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, बोलना, लिखना या मौखिक, या ए और बी दोनों। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है,
तो यहाँ पर हमारा जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ए, बी और सी, इस तरह से। यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो अगर हम जैसे यहाँ बात करें तो भाषा का प्रयोग यहाँ पर हमारा जैसे कि लिखित है और मौखिक है, इनमें प्रयोग होता है। तो मौखिक जो है बोलने के उसी में आ जाता है। तो यहाँ पर ए और बी जैसे हम दोनों इसी को मानते हैं, और बी लिखित और मौखिक में हम दोनों में जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये इसी के अंतर्गत है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो हमारे सामने जैसे, तो अगर पहले जैसे यहाँ लिखित हो, उसके बाद मौखिक हो बी पर, और फिर सी पर हो यहाँ पर बोलना, और डी हो जैसे ए और बी दोनों, तो वहाँ पर हम मौखिक और लिखित में दोनों को मार्क कर देंगे। ठीक है। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है? 5, 3, 2 या 4? देखिए हम पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा प्रश्न आ चुका है कि ऊष्म वर्ण से संबंधित, जिसमें हमने साथ साथ ही ऊष्म वर्णों को और अंतस्थ वर्णों को बता दिया था। तो यहाँ पर कितने ऊष्म वर्ण हैं वो सभी साथियों को पता है। ऊष्म वर्णों की संख्या जो है वो 4 है, श, श, श और है। इस तरह से ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण भी 4 होते हैं। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं 15, 10, 17 या 18। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव कितने हैं? 15 हैं, 10 हैं, 17 है या 8 हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेदांत सार जो है वो सदानंद जी की रचना है, सदानंद। और अगर हम यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के अवयव पूछे गए हमसे, तो जो 17 अवयवों से युक्त जो है लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 17 अवयवों से युक्त जो लिंग शरीर है उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और 17 अवयव कौन कौन से हैं? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वाणी, पैर, हाथ, पायु और उपस्थ, ये जो है 5 कर्मेंद्रिय, तथा प्राण, बुद्धि एवं मन, ये सब जो है, और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और इस तरह से 5 प्राण और बुद्धि एवं मन, ये जो है कुल 17, 5, 5 और 5 और 2। ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, बुद्धि एवं मन, तो ये जो है कुल 17 तत्वों से युक्त जो है लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो सी सही है, 17। अभिनवगुप्त के मतानुसार रस प्रतीति है निर्विकल्पक रूप, उभयभाव स्वरूप, सविकल्पक रूप या ज्ञाप्य। अभिनवगुप्त के मतानुसार रस प्रतीति है अभिनवगुप्त के अनुसार रस प्रतीति क्या है? तो यहाँ पर हमारा होगा उभय भाव स्वरूप। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उभय भाव स्वरूप। पाली में संस्कृत की यह ध्वनि नहीं मिलती, आ, ऐ, ओ और ए। इनमें से कौन सी जो है पाली में संस्कृत की ध्वनि नहीं मिलती है? आ, ऐ, ओ और ए नहीं पूछा गया है हमसे। तो इसमें साथ साथ अगर हम जो आंसर होगा हमारा, उसमें हम जो हैं वो भी याद कर लें, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है वो है पूछा जा सकता है उनमें से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर कहीं भी हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि बाकी जो है मतलब वो हैं, और जो ऑप्शन हम करेंगे वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है संस्कृत की कौन सी ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पर ऐ जो है हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, और आ, ओ और ए। सीधी सी बात यहाँ सीधा ये है कि जो ऑप्शन बच गए हमारे सामने वो पाली में संस्कृत की ध्वनियाँ होती हैं, आ, ओ और ए होती हैं, लेकिन ऐ नहीं होती है। तो यहाँ पर बी जो है हमारा सही है। अधोलिखित में कौन सा जो है ऐतिहासिक महाकाव्य? इनमें से जो कौन सा महाकाव्य है वो ऐतिहासिक है? बुद्ध चरितम, जानकी हरणम, नैषधीय चरितम या विक्रमांक देव चरितम? इनमें से कौन सा जो है वो ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा जो बुद्ध चरितम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध चरितम जो है वो क्या है? ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें जो है कुल 28 सर्ग थे, और जिनमें से जो है 17 को प्रमाणिक माना गया है, और जो 1 से 14 जो सर्ग हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और उससे आगे एक सर्ग जो है नेपाली भाषा में माने जाते हैं। तो बुद्ध चरितम जो है वो एक ऐतिहासिक महाकाव्य, और किसकी रचना है? ये अशोक घोष जी की रचना है। ठीक है, अशोक घोष जी की रचना है। और अशोक घोष जी का जो मूल नाम था वो भदंत था, आर्य भदंत। इन्हें बौद्ध भिक्षु, मातृचेट, पितृचेट, मतिमित्र जो है आदि नामों से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पर हमारा जो है बुद्ध चरितम जो है पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, बुद्ध चरितम। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी सौंदरनंद, सारीपुत्र प्रकरण और राष्ट्रपाल नाटक जो है वो अश्वघोष जी की रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन या खरोष्ठी? जो संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? जो मैं पहले आप आंसर लिखिए, वैसे बहुत आसान प्रश्न है। आपको हर प्रश्न में जब भी मैं पूछता हूँ आपसे तो हम उसी लिपि का प्रयोग करने के लिए आपको बोलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कि जिससे कि हम संस्कृत भाषा को अगर लिखने में हमें उससे भी कोई परेशानी ना हो भविष्य में कभी, तो इससे का हमें प्रयास करना चाहिए। हम लोग आंग्ल भाषा के इतने अधीन हो गए हैं कि हम अगर संस्कृत में भी आंसर लिखेंगे तो उसमें भी हम आंग्ल भाषा का ही प्रयोग करेंगे, तो हमें वहाँ पर हमारी जो लिपि है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो वो लिपि कौन सी है? वो देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी जो है पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी जो है वो संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो संस्कृत भाषा है उसकी भी लिपि जो है वो देवनागरी है। श्रृंगारामित सितांशु विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है विशेषण जो किस काव्य, नैषधीय चरित के लिए, अमृत शतक के लिए, मेघदूत के लिए या श्रृंगार शतक के लिए? तो ये किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अमृत शतक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अमृत शतक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर, और साथियों आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं उसका हमारा ये 18वां भाग था। तो आगे जो है आज की वीडियो जो है वो थोड़ा सा समय के अभाव के कारण छोटी करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने जो जैसा सोचा था आज का वीडियो ऐसा नहीं हो पाया है। तो इसके लिए एक क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है कुछ कुछ परिस्थिति बस हम उस काम को नहीं, क्योंकि एक जो मटेरियल हम लोग तैयार करते हैं उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए भी हम आपको बार बार कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जोड़ें, उसको शेयर करें, कि जिससे जितने साथी ज़्यादा जुड़ते हैं उससे हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम मेहनत करें तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, साथियों तक मटेरियल पहुंच रहा है, आप उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से हमें कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है। तो ऐसे ही हम वीडियो में भी फिर उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करते रहें। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी लाइक के लिए टारगेट दिया था, लेकिन आप लोग उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप वीडियो जो है साथी देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है सभी साथियों। और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बार बार हमारे पास में सुझाव आ रहे थे, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैं आपको लिंक अभी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल रहा हूं। तो जैसे ही उसमें आपके साथियों के जुड़ना शुरू हो जाएगा, जब साथी उसमें कंप्लीट 256 सब लगभग लिमिट होती है वहां पर, तो इतने साथी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर जो साथी टेलीग्राम चैनल पर है उसको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो मटेरियल टेलीग्राम पर होगा, टेलीग्राम पर ज़्यादा अच्छे से पोस्ट कर सकते हैं हम, तो वही यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी होगा। और एक सब जो साथी ग्रुप से जुड़े, तो उनसे एक निवेदन भी है, पहले ही मैं करना चाहता हूँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप कर रहा हूँ तो वहाँ पर कोई भी साथी जो है, जैसे हम एक जनरली व्हाट्सएप में होता है कि हम लोग सुबह होते ही गुड मॉर्निंग, शाम होते ही गुड नाइट, ऐसा कुछ भी हम अनावश्यक पोस्ट न भेजें, नहीं तो वहाँ पर हमें एडमिन ओनली ही वहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी साथी जो भी आपका अगर कोई भी डाउट होता है, आप ग्रुप में पूछें पर्सनली, साथी कोई भी वहाँ पर मैसेज या कुछ भी कॉल ना यूज़ करे उस नंबर के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही निवेदन कर रहा हूँ। तो जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा वीडियो के अभी अंत में। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि। और आज का वीडियो छोटा है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, धन्यवाद। जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं लगभग 20 क्वेश्चन हुए, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर करने का प्रयास किया है, जिससे कि हमारा जो है रूटीन एक बना रहे। तो धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।